नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मनप स्टोरीज में। दोस्तों, ये कहानी चल रही थी एक गरीब की बेटी का नसीब और उसके 5 पार्ट अपलोड हो चुके थे। ये छठा पार्ट है। दोस्तों, 5वां पार्ट अपलोड हुए 2-3 दिन हो गए हैं क्योंकि विपर्जय के कारण ना तो नेटवर्क आ रहा था और 3 दिन 4 दिन से ना ही लाइट थी। कल वापस से लाइट तो आ गई थी लेकिन नेटवर्क की प्रॉब्लम थी। तो बिना लाइट के फ़ोन डिस्चार्ज था, तो ना तो लिख पा रहे थे और ना ही कुछ कर पा रहे थे। तो जैसे ही अब लाइट आई है, फ़ोन चार्ज हुआ है तो स्टोरी को राइट किया है। उसके बाद अब नेटवर्क थोड़ा-सा दुरुस्त हुआ है तो फिर इसको अपलोड करने की कोशिश कर रही हूँ। तो दोस्तों, 5 पार्ट अपलोड हो चुके हैं जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ जाकर के आप प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से इस पूरी स्टोरी को पढ़ सकते हैं। उसके बाद की स्टोरी अब यहाँ से पढ़िएगा क्योंकि जब तक आप शुरू की नहीं पढ़ेंगे आपको इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो चलिए इस पार्ट को शुरू करते हैं। रामू अब इतना काम करने लग गया था कि वह सरकारी स्कूल की फ़ीस भर सके। इसलिए उसने सरकारी स्कूल में रामू का नाम लिखवा दिया और अब श्यामू कक्षा 8 में पढ़ने लग गया। पढ़ाई में तो वो पहले भी बहुत अच्छा था, लेकिन अब कस्बे के स्कूल में जाकर थोड़ा और ढंग से पढ़ने लग गया। उधर शीलो को उन लोगों के साथ कोठे पर रहते हुए 6 माह हो गए थे। वह अभी तक तो रसोई में ही काम करती थी, परंतु किसी से भी बात नहीं करती थी। सिर्फ सुखिया काकी ही थी, जिसके साथ अपने मन की बातें कर लिया करती थी, जिसके गले लगकर अपने भाइयों को याद करके रो लिया करती थी। सुखिया काकी शीलो से कहती, बेटा, चोरी छुपे तेरे भैया से बात करवा सकती हूँ, लेकिन काकी, मेरे पास तो फ़ोन नंबर नहीं है, मैं कैसे बात करूँ? बेटा, इसके अलावा तो मैं भी कुछ नहीं कर सकती। काकी कम्मू से छुपाकर उसे गले लगा लिया करती थी। वह सिर्फ सुख दुख की बातें ही करती, किसी और से बातें नहीं करती। आने वाले ग्राहकों के पास अभी उसे नहीं भेजा जाता था, लेकिन एक दिन महाराज ने कह दिया था, बहुत दिन हो गए हैं बेटा, अब तुम इन सब चीज़ों के लिए तैयार हो जाओ। सुखिया काकी ने भी बता दिया था कि जब यहाँ आ ही गई हो तो तुम्हें ये सब तो करना ही पड़ेगा। इसलिए अगर इस दलदल से निकलना चाहती हो तो जो रईस ज़्यादा हो उसे रिझाने की कोशिश करना। अगर हो सका तो वह तुझे यहाँ से निकलने में तुम्हारी मदद कर दे। कम्मो, आज सीलो के लिए कुछ स्पेशल बनाना, क्योंकि आज सीलो को यहाँ से उधर भेजा जा रहा है। इतना कहकर सीलो को अपने साथ चलने का इशारा करके महाराज वहाँ से चली गई। सीलो महाराज के साथ एक रूम में गई जहाँ पर सभी लड़कियाँ सजी धजी बैठी हुई थी। सीलो को भी तैयार किया गया, उन्हीं के साथ बैठा दिया गया। कोई भी ग्राहक आता, वहाँ बैठी हुई लड़कियों में से जिसे भी पसंद करता उस लड़की को उसके साथ भेज दिया जाता। इसी तरीके से शाम 7 बजे से लेकर के रात के 10 बज गए थे। जितनी लड़कियां थी सब जा चुकी थी, परंतु सीलो के लिए किसी ने हाँ नहीं करी। सीलो मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा करने लगी। हे भगवान, आज तो तूने मुझे बचा लिया, पर इस तरह कब तक बचती रहूंगी। आखिर महाराज ने सीलो को वहाँ से जाने के लिए कहा। सीलो सुखिया काकी के पास जाकर उसके गले लगकर कहने लगी कि आज तो भगवान ने मुझे बचा लिया काकी, पता नहीं आगे क्या होगा। लगभग 2 महीने हो गए थे, परंतु कोई भी ग्राहक सीलो को पसंद नहीं करता था, क्योंकि जैसे ही वो सीलो की तरफ बढ़ता, सीलो की आंखों से टप टप आंसू बहने लगते। इतने महीनों तक कोई ग्राहक ना पाकर अब महाराज का गुस्सा भड़कने लग गया था। अब वह सीलो को अच्छे से तैयार होकर मुस्कुराते हुए वहाँ बैठने के लिए कहने लगी, परंतु सीलो समझ चुकी थी कि जिस दिन तू मुस्कुराई उसी दिन तू उजड़ जाएगी। इसलिए वह महाराज की बात पर ध्यान न देकर जब भी कोई आता बुरी शक्ल बनाकर बैठ जाती। एक दिन महाराज ने सीलो को धमकी दी कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर मैं तुम्हें किसी दूसरी जगह पर भेज दूंगी, वरना जैसा यहाँ के कानून कायदे हैं उसके अनुसार रहना शुरू कर दो। सीलो यहाँ से कहीं भी नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि वह जानती थी कि यहाँ तो फिर भी सुखिया काकी उसका ध्यान रख लेती है, पता नहीं दूसरी जगह कैसी होगी। यूं तो महाराज भी उसके साथ विनम्रता के साथ ही पेश आती थी। इसी तरह सीलो को यहाँ रहते हुए लगभग 1 साल हो गया था, परंतु अभी तक सीलो बची हुई थी, सही सलामत थी।
तभी सुखिया के पास एक फ़ोन आया और सुखिया काकी आज बहुत खुश नज़र आ रही थी। काकी, आज आप बड़ी तैयार होकर बैठी हैं, बहुत खुश भी लग रही हैं, क्या बात है? सुखिया काकी ने कहा कि बिटिया सच में आज मैं बहुत खुश हूँ। यह खुशी साल में 2 से 3 बार मेरे नसीब में आ ही जाती है। क्यों काकी, ऐसी भी क्या बात है? बिटिया बताऊंगी तुझे, बस इतना समझ ले कि आज मेरे बच्चों का बाप आने वाला है। क्या? क्या काकी, यह क्या कह रही हैं आप? आपके बच्चों का बाप? मैं समझी नहीं, आप क्या कहना चाहती हैं? सुखिया काकी बोली, बिटिया बहुत काम है, फटाफट काम निपटा लेती हूँ। यह बात तो मैं तुझे फिर कभी भी बता दूंगी। बस अब तो इतना ही जान ले कि आज एक ऐसा शख्स आने वाला है जो मेरे बच्चे का बाप है। बेशक मैं उसकी पत्नी नहीं हूँ, वह दुनिया के सामने मुझे स्वीकार नहीं कर सकता, लेकिन वह साल में 2 से 3 बार आकर मुझे वह सब दे देता है जो एक पत्नी अपने पति से चाहती है। इसी से ही मेरा जीवन सार्थक हो जाता है। सुखिया काकी इतना कहकर चली गई, परंतु सीलो सोचती रह गई कि काकी यह क्या कह गई। सीलो ने अपना खूब दिमाग लगाया, परंतु उसकी तो समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। आखिर में हार कर उसने सोचा, जब काकी फ्री होगी तब वह खुद ही बता देगी, मैं क्यों अपना दिमाग खपा रही हूँ। मुझे तो अपना दिमाग यहाँ से निकलने और अपने भाइयों का हालचाल किस प्रकार से मिले उसमें लगाना चाहिए। 4 से 5 दिन बाद एक आदमी जिसकी उम्र लगभग 60 साल के आसपास थी, बिल्कुल सफ़ेद पोश, जैसे कोई शरीफ खानदान का आदमी आता है। उसके साथ 30 से 32 साल का एक दूसरा आदमी भी था। वो भी किसी भले घर का मालूम पड़ता था। उसने भी मुंह छुपाने के लिए मास्क लगाया हुआ था। सुखिया काकी सीलो को अच्छे से तैयार करती है और बताती है कि बेटा आज एक आदमी आया है, हो सके तो उससे अच्छे से पेश आना, उसकी रेस्पेक्ट करना, हो सकेगा तो वह तुझे आज यहाँ से निकाल कर ले जाएगा। इस तरीके से समझा बुझा कर सुखिया काकी सीलो को उस आदमी के पास भेज देती है। आदमी सीलो को लेकर जाता है। सीलो से पूछता है, क्या तुम 2 बच्चों को संभाल सकती हो? क्योंकि मेरी पत्नी का देहांत हो गया है और मेरे 2 बच्चे हैं। मुझे एक ऐसी लड़की की ज़रूरत है जो मेरे घर में मेरे 2 बच्चों को संभाले, उनका खाना बना दे। करने को तो मैं शादी भी कर सकता हूँ, परंतु मेरे बच्चों के लिए मैं सौतेली माँ नहीं लाना चाहता। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मुझे एक ऐसी लड़की मिल जाए जो मेरे घर में काम कर सके, मेरे परिवार को संभाल सके। जिनके साथ मैं यहाँ आया हूँ उन अंकल जी ने भी बताया कि आपको यहाँ से निकलना है। बहुत सोचने के बाद मुझे ऐसा लगा शायद आप वह सब कर सकती हो जो मुझे चाहिए। सीलो को यहाँ से निकलना था, तो सीलो ने हाँ कर दी कि आप जो कहेंगे मैं सब करूँगी, बस आप मुझे यहाँ से ले चलो। कुछ समय सीलो से बात करके उसका व्यवहार जानकर उससे संतुष्ट होकर वह आदमी सीलो को लेकर जाने के लिए तैयार हो गया। सीलो भी खुश हो गई, उसे इस दलदल से मुक्ति मिल जाएगी। उसने कहा, ठीक है, आप जाकर अपना सामान तैयार कर लीजिए, तब तक मैं यहाँ की बाकी सारी फॉर्मेलिटीज़ भी पूरी कर लेता हूँ। सीलो दौड़ती हुई सुखिया काकी के पास गई और सुखिया काकी के गले लग गई। सुखिया काकी ने सीलो के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और पूछने लगी, क्या हुआ बेटा, तुझे उसकी शर्तें मंजूर है? हाँ काकी, मुझे उनकी हर शर्त मंजूर है। मैं उनके घर काम कर लूँगी, मुझे कोई परेशानी नहीं है। बस एक बार मैं यहाँ से निकल जाऊँ। जा बेटी, खुश रह और ईमानदारी से काम करना। सीलो की आंखों में आंसू थे। आंसू पोंछते हुए काकी की तरफ देखते हुए सीलो बोली, काकी आपने ये सब कैसे किया? सुखिया बोली, बेटा उस दिन तुम मुझसे पूछ रही थी ना कि काकी तुम इतना खुश क्यों हो? मैंने तुझे बताया था कि एक आदमी आने वाला है। हाँ काकी, मुझे याद है, आपने कहा था यह समझ ले कि मेरे बच्चे का बाप आने वाला है। उस समय भी मैं कुछ समझ नहीं पाई थी काकी। क्या आप मुझे बता देंगे आपने ऐसा क्यों कहा था? बिटिया, जब मैं यहाँ शुरू शुरू में आई थी तो मैं बहुत छोटी थी। मुझे यहाँ आने जाने वालों की सेवा करने का काम दिया गया था, उन्हें चाय पकड़ाना, इसके अलावा चाय पानी में जो कुछ भी मंगवाए वो सब ला कर देना।
यहाँ पर कभी कभी एक आदमी आया करता था। उसके साथ एक और शरीफ आदमी भी आता था। वो हमेशा काली शीशे वाली कार में आते थे। एक तो जिस काम से आता था उसके लिए चला जाता और दूसरा कार में ही बैठा रहता। ये बात एक दिन महाराज को पता चल गई कि कोठे के दरवाजे तक कोई आदमी आता है, परंतु कोठे में नहीं आता। महाराज को तो पैसे से मतलब था। उसने अपना पूरा जोर लगा दिया उस आदमी को कोठे के अंदर लाने में, और वो उसमें कामयाब भी रही। परंतु उस आदमी ने कभी किसी लड़की की डिमांड नहीं करी। वह तो बस उसके साथ आता, एक साइड में बैठ जाता। मैं उसकी चाय पानी की पूछती, उसकी खातिरदारी करती। धीरे धीरे मैं उससे बातें भी करने लग गई। एक दिन बातों ही बातों में मैंने कह दिया, सब लोग आते हैं वह किसी न किसी लड़की को लेकर चले जाते हैं, आप किसी भी लड़की को लेकर क्यों नहीं जाते? इन सब बातों को मैं जानती नहीं थी, बच्ची ही थी, इसलिए अनजाने में उससे पूछ लिया। उसने मुझे कहा कि मेरी शादी हो चुकी है, घर में मेरी बीवी है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मुझे यहाँ किसी लड़की की ज़रूरत नहीं है। मुझे वह आदमी बड़ा अच्छा लगा। फिर मैंने उससे कहा, फिर यहाँ क्यों आते हो? यहाँ तो शरीफ लोग नहीं आते, आप हमेशा मुंह छुपाए भी रहते हो। उसने कहा, बस मेरे जिगरी दोस्त है, वह मुझे कभी कभी ज़बरदस्ती ले आता है। ऐसे ही कुछ समय तक वो आता रहा। मैं उसको चाय पानी के साथ साथ उससे बातें भी करती। इसी तरह कुछ साल बीत गए। मैं भी बड़ी हो गई थी। अब मैं चाय पानी पकड़ाने का काम नहीं करती थी। फिर भी जब भी वो आता मुझसे बात ज़रूर करके जाता। कई बार ऐसा हुआ था कि कोई ग्राहक आया हुआ हो और मैं फ्री नहीं हूँ, तो वो केवल मुझसे बात करने के लिए ही पैसे देता था। वह कहता, तुझसे बात करना भी बहुत अच्छा लगता है। उसने कभी मुझे हाथ नहीं लगाया था, बस आता था, बैठकर मुझसे बातें करता, मेरे घर परिवार के बारे में पूछता। उससे मुझसे शायद हमदर्दी हो गई थी, पता नहीं क्या हुआ था। जब भी वो आता मुझे बड़ा सुकून मिलता था। वो भी मुझसे बिना मिले कभी नहीं जाता था। इसी तरह करीब 6 साल गुजर गए। एक दिन वह आया, हम बैठकर बातें कर ही रहे थे कि उसने मेरे दोनों हाथ अपने हाथों में लिए और मुझसे कहा, सुखिया, मैं तुझसे कुछ मांगना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे दोगी? मैंने कहा, साहब, आप हमेशा पैसे देते हैं, आप मुझे कभी छूते भी नहीं हैं, और हमारा काम तो यही है, आप चाहे जो कर सकते हैं। मैंने पूरा जिस्म आपको सौंप दिया, इसके अलावा और मेरे पास है ही क्या आपको देने के लिए? उसने कहा, मैं यहाँ किसी के जिस्म के साथ खेलने नहीं आता हूँ, बस तुमसे एक अजीब सा लगाव हो गया है। जब परेशान होता हूँ अपने बिजनेस को लेकर या फिर घर परिवार की किसी बात को लेकर, तो मैं इधर आ जाता हूँ और तुमसे बात करके मुझे बड़ा सुकून मिलता है। परंतु आज मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ, तुम चाहो तो मुझे दे सकती हो, वैसे कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। मैंने कहा, साहब, इस नाचीज के पास देने के लिए इस शरीर के अलावा कुछ भी नहीं है। अगर फिर भी आपको ऐसा कुछ लगता है कि मेरे पास कुछ है आपको देने के लिए, तो आप खुशी खुशी मांग लीजिए, वह सब चीज़ आपको देने में मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। तब उसने कहा, सुखिया, मेरी शादी को 10 साल हो गए हैं, अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ। घर वाले दबाव डालते हैं कि मैं दूसरी शादी कर लूं, परंतु तुम तो जानती हो मैं अपनी पत्नी को लेकर पूरा ईमानदार हूँ। मैं नहीं चाहता कि मैं दूसरी शादी करूं और उसके साथ अन्याय करूं। कई बार वह भी मुझे कहती है कि दूसरी शादी कर लो, क्योंकि मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। इस सब दौलत का वारिस कौन होगा? बस परिवार में इस बात को लेकर हमेशा टेंशन बनी रहती है। सुखिया, मेरी पत्नी के बाद अगर मुझे किसी से आत्मीय सुख मिलता है तो वो तुम हो। मैं तुझसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे एक बच्चा दे दो। मुझे एक बच्चा चाहिए। अगर वह तुम मुझे दे सकती हो तो प्लीज़ दे दो। साहब की बात सुनकर बिटिया मेरे तो आंखों में आंसू बहने लगे। एक आदमी जो मुझसे बात करने के लिए पैसे खर्च करता है, वह मांग रहा है। मैंने कहा, मुझे तो कोई ऐतराज़ नहीं है, मैं तो धन्य हो जाऊंगी, परंतु आप बड़ी महाराज से पूछ लीजिए, अगर वह हाँ करती है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं आपकी बड़ी महाराज से बात कर चुका हूँ,
उन्होंने कहा है कि अगर सुखिया तैयार है तो हमें कोई ऐतराज़ नहीं, हमें तो बस अपने पैसों से मतलब है। इस तरह मैंने एक बच्चे को जन्म दिया और भगवान की मर्ज़ी देखिए वह लड़का था। मालिक को जब यह पता चला कि मुझे लड़का हुआ है तो वह तो फूले ही नहीं समा रहे थे। 9 महीने तक मेरे रहने और मेरे खाने, रहने और मेरे स्वास्थ्य का पूरा ज़िम्मा उन्होंने खुद सँभाल लिया था। हर 15 दिन में मुझे डॉक्टर से मिलने ले जाते थे। खाने-पीने से लेकर के दवा-दारू तक का पूरा इंतज़ाम खुद सँभालते थे। जब मैंने बेटे को जन्म दिया तो 1 महीने तक उन्होंने 2 लड़कियों को काम पर रखा, एक बूढ़ी औरत को काम पर रखा ताकि वह मेरी और मेरे बच्चे की अच्छे से देखभाल कर सके। और जब बच्चा 1 महीने का हो गया, तब उन्होंने कहा कि अब बच्चा मैं लेकर जाता हूँ। तो बिटिया भले ही मैं वेश्या थी, पर थी तो एक माँ ही। कैसे अपने बच्चों को किसी को दे देती? मुझे लगने लगा जैसे मैं स्वार्थी हो गई। बिटिया, माँ तो माँ होती है, वह चाहे वेश्या हो या फिर एक साधारण औरत। कोई भी औरत अपने बच्चे को अपने से अलग नहीं कर सकती। एक दिन उसने कहा, मैं तुमसे बच्चा ज़बरदस्ती नहीं लूँगा, क्योंकि बच्चे पर पहला हक उसकी माँ का होता है। फिर मैंने ठंडे दिमाग से सोचा और सोचने के बाद मैंने बच्चे को उसे दे दिया। बस इतना कहा कि जब तक मेरा बच्चा समझदार ना हो, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। जब तक बच्चा 5 साल का हुआ, तब तक 3 से 4 महीने में वो बच्चे को लेकर आते थे, लेकिन उसके बाद मैंने मिलना छोड़ दिया, क्योंकि वह भी शरीफ ख़ानदान के आदमी थे। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे बेटे को कोई गलत समझे। बस उसके बाद वह साहब हर 4-5 महीने में एक बार मुझसे मिलने ज़रूर आते हैं। बिटिया, उस आदमी ने मुझे उस समय छुआ था, पहली बार और आखिरी बार भी। उसके बाद उसने मुझे कभी नहीं छुआ। बस आता है, मुझसे बातें करता है, अपने बच्चे के बारे में बताता है, उसके भविष्य के बारे में उसने क्या सोचा वह सब बातें करता है। पूरी रात मेरे से बातें करता है। बेटा होने से पहले तो वह दूर बैठकर मुझसे बातें करता था। बस अंतर इतना हो गया कि अब हम एक ही जगह पर बैठकर बातें करते हैं। उनकी बाहों में सिर रखकर मैं अपने मन की बात कह देती हूँ। बस उसके बाद से मैं हमेशा अपने आप को सुहागिन मानने लगी। बेशक मुझे सब कुछ करना पड़ा उसके बाद भी, परंतु दिल से बस उसी की हो गई। कभी-कभी दिल बड़ा उदास होता है, उससे मिलने का मन करता है तो फ़ोन पर बातें कर लेती हूँ। मैं भी जानती हूँ कि वो एक मर्यादित आदमी है और वो अपनी मर्यादा कभी नहीं लांघता। दोस्तों, इस पार्ट को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जानते हैं कि आगे क्या होगा। शीलो उस आदमी के साथ जाएगी, वहाँ पर क्या सही सलामत रह पाएगी या वहाँ पर भी शीलो के साथ कुछ घटने वाला है। क्या होता है आगे की कहानी में, ये नेक्स्ट पार्ट में ज़रूर जानिएगा। नेक्स्ट कहानी आपको नेक्स्ट डे ज़रूर मिल जाएगी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।